सभी स्किल डेवलपमेंट विभाग के पदाधिकारी और आज के इस वेबिनार में इस कार्यक्रम से वेबिनार से जुड़े हुए सभी मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको तमाम जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब को और आपके माध्यम से सभी लोगों को जितनी भी अक़लियतें यहाँ पर हमारे इस मुल्क में है उनको आज के इस जागतिक अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर अपने दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये दिन जो मनाए जाते हैं उसके पीछे का मकसद यही होता है कि हम उस दिन के मनाने की वजह पे गौर करें, उस दिन की अहमियत क्या है, उस दिन के बारे में लोगों को क्या मालूमात है, आज जिसका दिन मना रहे हैं, जिसकी याद में मना रहे हैं, जिस विषय की याद में, जिस व्यक्ति की याद में या जिस समाज की याद में मना रहे हैं, उनकी क्या व्यथा है, क्या हालत है। सबसे पहले मैं समझ लें कि हमारे बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए भारतीय संविधान में जो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए जहां सभी भारतवासियों को प्रोटेक्शन है, वहां पर अक़लियतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े हुए समाज के लिए, जातियों के लिए कुछ स्पेशल आर्टिकल्स रखे गए हैं। जैसे 29 और 30 ये डील करता है हमारी तहजीबी, सकाफ़ती, हमारी मजहबी और हमारी जो भी लिसानी जो तहफ़्फ़ुज़ की बात है उसकी वो गारंटी देता है। उसी में आर्टिकल 30/1 जो है ये अक़लियतों को अपने पसंद के तालीमी इंस्टीट्यूट शुरू करना और उनको चलाना, इसका एब्सोल्यूट अधिकार देता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी बहुत अहमियत अक़लियतों के लिए होती है। और उसी के पेश नज़र अक़लियती अदारों को कुछ मराहत होती है, कुछ उनके राइट्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वगैरह वगैरह, तो एक अलग विषय है। अब अक़लियत इस मुल्क में दो किस्म की हैं। पूरे भारतवर्ष में जो 6 मजहबी और रिलीजियस्टिक जिसको हम कहेंगे उसकी बुनियाद पर जिनको माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया है वो है क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, आपके नियो बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। ये 6 लोगों को धर्म की और मज़हब की बुनियाद पर हम माइनॉरिटीज़ के अंदर शुमार करते हैं। इसके अलावा पूरे देश में अलग अलग स्टेट में ज़बान की बुनियाद पर, जिसे हम लिसानी बुनियाद पर कहते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के तौर पर सब माना जाता है। ये 2 माइनॉरिटीज़ के लिए जो कुछ भी हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट माइनॉरिटीज़ के लिए आते हैं, जैसे दलितों के आते हैं, आदिवासियों के आते हैं, किसानों के आते हैं। इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए भी आजहानी इंदिरा जी के दौर में एक 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम जो बनाए गए थे 15 पॉइंट, ये इस मुल्क में पहले से मौजूद थे, लेकिन इसका कोई इतना ख़ास मौसर जो है तो नतीजा सामने नहीं आ रहा था। जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जब 2005 में बरसरे आम हुई तो उस ज़माने में मरहूम APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे सदर जमहूरिया थे, उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़कर और उसके बाद दोनों पार्लियामेंट हाउस का एक जॉइंट सेशन बुलाकर उनको मुखातिब किया और उसके अंदर उसमें उन्होंने न्यू प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़, उसमें ये उसके अंदर असरन और तरजीत पूरी जो है तो उसको रिन्यू किया उन्होंने। और ये वज़ीर आज़म के जो 15 नुकाती प्रोग्राम हैं, नए 15 नुकाती प्रोग्राम हैं, उसी की रूह से आज हमारे यहाँ पर जितनी भी हमारे जो है तो मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज़ की स्कीमें चल रही है उसको समझने में आपको आसानी होगी। ये जितनी भी स्कॉलरशिप की स्कीम है जिसका जिक्र मैं आगे आपसे करूँगा, ये सारी चीज़ें 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत चल रही है। 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए चल रही है, किसी एक ख़ास माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं चल रही है। एक बात ज़रूर है कि हमारे मुल्क की टोटल पॉपुलेशन का अबाउट 25 से 30% जो पॉपुलेशन का हमारा शेयर है वो इन माइनॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड है, जिसमें 6 माइनॉरिटीज़ का मैंने जो जिक्र किया। एक बहुत बड़ा तबका यानी 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर
वो पीछे रह जाएगी, वो अगर जो है तो तालीमी तरक्की नहीं करेगी, समाजी तरक्की नहीं करेगी वगैरह वगैरह, तो फिर देश हमारा जो है तो प्रगतिशील नहीं कहलाएगा, वो प्रोग्रेसिव मुल्क नहीं कहलाएगा। इसलिए इन 15 पॉइंट प्रोग्राम को अगर आप न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि 15 पॉइंट के अंदर 6 मुकात पहले से 1 से लेकर 6 तक इट इज़ फॉर ओनली एजुकेशन। यानी ये जो माइनॉरिटीज़ है इनको एजुकेशनली बैकवर्डनेस उनका कैसे दूर किया जाए, उनको स्कूलें खोलने की, उनकी मदर टंग में उर्दू ज़बान में स्कूलें खोलने की इजाज़त दी जाए, नई स्कूलें कायम की जाए। ये तमाम जो माइनॉरिटीज़ को एक्सेस दिया है और जो कुछ भी उनको अपनी एजुकेशनली बैकवर्डनेस को दूर करने के जो मौके होते हैं वो फराहम करने की ये 6 नुकात गाइडलाइन है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारी स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद 3 नुकात जो आते हैं वो है माश, रोज़गार और नौकरियां, गवर्नमेंट में नौकरियां मिलना वगैरह वगैरह। उसके साथ में माशी एतबार से बैंकों के अंदर मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उससे माश के लिए, उनको रोज़गार के लिए उनको जो है तो स्कीमों के ज़रिए, जवाहरलाल नेहरू जो है तो रोज़गार योजना है वगैरह वगैरह। और तीसरा है कि उनको किस तरीके से रोज़गार या सेल्फ अपने कदमों पे खड़े रहने के लिए उनको क्या आर्थिक मदद हो सकती है, ये इन 3 नुकात के अंदर पूरा के पूरा जितनी स्कीमें चल रही है, बैंकों की मदद हो, चाहे वो रोज़गार के ज़राए हो, जो भी चल रहे हैं, नेहरू रोज़गार योजना के तहत माइनॉरिटीज़ के अंदर 15% जो रिजर्वेशन रखा गया है, ये सब इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आता है 3 जो और पॉइंट आते हैं उसके अंदर, यानी 10 से लेकर तो 12 तक, वो है हमारा जो माइनॉरिटीज़ जो है, जिसमें पिछड़ी हुई माइनॉरिटीज़ का ख़ास तौर से वो जिस इलाकों में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में मैक्सिमम गरीब माइनॉरिटी के लोग, पिछड़े माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उनकी हालत ज़ार है। उनकी बस्तियों में पीने का पानी नहीं, उनके यहाँ पर जो तो लाइट की व्यवस्था नहीं, उनके पास में रास्ते नहीं, उनके पास में जाने की जगह नहीं। सच्चर रिपोर्ट के अंदर तो यूपी के लाखों हज़ारों देहातों के बारे में आया था कि 21वीं सदी में आज तक ऐसे लोग, जो ऐसे गांव जहां पर वो बहुल माइनॉरिटी है, बहुल मुस्लिम अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि वहां पर बस भी नहीं जाती है, ना बस का अड्डा है, ना पोस्ट ऑफिस है, ना कोई पीएचसी सेंटर है। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद में जो इसमें सुधारना हुई है और इसकी असरन और तजदीद जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत बड़ा एहसान है इन माइनॉरिटीज़ पर हिंदुस्तान की, कि उन्होंने इसके अंदर उसको जो है तो मतलब शामिल किया। तो समाजी बदहाली यानी रहन सहन कैसा है, घर के झोपड़पट्टियों में रहते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद में उनके इलाकों की बदहाली है, और मकान नहीं है, टेंट लगा के रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। इन सब को सामने रखकर इन 3 नुकात के ज़रिए से आज जितनी राजीव गांधी निवारा योजना या जो कुछ भी हाउसिंग की स्कीम चल रही है माइनॉरिटीज़ के लिए, वो सभी इन 3 नुकात के अंडर में सरकार ने कवर किया है। और इसके अंदर इतनी फैसिलिटीज़ है, जैसे अगर 1 लाख रुपये अगर घर को अपग्रेड करने के लिए झोपड़ी को दी जाते हैं तो उसमें 10,000 रुपये शेयर जो है वो बेनिफिशियरी का है और 90,000 शेयर जो है वो गवर्नमेंट और बैंक की तरफ से मिलता है। बाकी उनकी बस्तियों में रास्ते गटर के लिए नगर पालिकाओं के ज़रिए से, नगर पालिका के अलावा ग्राम पंचायत है, कॉरपोरेशन है, इनको हर साल फंडिंग किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो रहा है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास में है, वक्त की कमी से मैं उसकी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये स्कीमें कॉरपोरेशन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से अक़लियतों के बहुल इलाकों में ये जारी और सारी है। ये आप कहीं भी जाकर जो है तो मालूम कर सकते, देख सकते हैं। उसके बाद 3 जो अहम नुकात है वो है माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन। माइनॉरिटीज़ को किसी मुल्क के अंदर मेजॉरिटी के बराबर का हक देना ये किसी भी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है, बल्कि जहर पीने के बराबर है। और इसके अंदर 100% कोई कामयाब अगर हो जाता है तो मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे पहला मुल्क रहेगा जो कि वाकई में हम जिसे कह सकते हैं कि इसे डेमोक्रेटिक स्टेट। आज भी ये 21वीं सदी में कुछ इस किस्म का माहौल बनता है कि माइनॉरिटीज़ आज भी अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती है, इनसिक्योरिटी महसूस करती है, जगह जगह फिसादात के नाम पर उनकी बस्तियों को जला दिया जाता है। तो ये माइनॉरिटीज़ को फिसादात के रोकथाम के लिए कि इससे पहले कि कोई फिसाद हो, तो ये 15 पॉइंट में ये 3 बहुत ज़बरदस्त नुकात शामिल किए गए कि उसको प्रिवेंट किया जाए। 1 सेव्स द 9,
अगर कहीं लगता है पुलिस डिपार्टमेंट को, सीआईडी डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को कि यहाँ पर माहौल ख़राब हो रहा है, तो उससे पहले उसको रोक दो, इससे पहले कि फिसाद हो। और जो अनासिर इस फिसादात में मुलविस अगर होते हैं तो फिर उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का एहतमाम किया जाए। ये अलग बात है कि इस तरह की कोर्ट्स अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुई है, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर 15 पॉइंट में उसका प्रोविज़न मौजूद है। इसके अलावा अगर कहीं फिसाद होता है, खुदा न खास्ता ईश्वर न करें, तो फिर ऐसे फिसाद से मुतासिर लोगों के घर जल जाते हैं, प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, जीने और उनको जगने का जो उनका पूरा साधन निकल जाता है। तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को प्रमोट करना ये हुकूमत रियासत की प्रथम जिम्मेदारी करके उनको बताया गया है। तो मैंने ये 15 नुकात को आपके सामने रखा। 15 नुकात के अंदर आपने देखा 6, 3, 3, 3, 9 में से 6 पॉइंट एजुकेशन और 3-3 पॉइंट अलग अलग मदों में है। इसी में हमारा तमाम जो है तो पूरा माइनॉरिटीज़ की जितनी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बन रही है वो इसी के अंदर है, इसके बाहर नहीं है। हम दूसरा उस हुकूमत वक्त को सलाम करते हैं जिन्होंने पहली मर्तबा हमारे मुल्क की तारीख में, इतिहास में सबसे पहले जो 5 साला बजट तैयार होता है उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए पहली मर्तबा बजट में प्रोविज़न की गई। वो इतना मैंडेटरी और इतना ज़बरदस्त होता है पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट कि उसको आने वाली हुकूमत चेंज नहीं कर सकती है। जाहिर है जिस सरकार ने किया था वो आज नहीं है, लेकिन आज जो सरकार आई है 2014 से हम देख रहे हैं कि ये पार्लियामेंट्री जो डिसीजन है, अमेंडमेंट है, ये बजट का जो माइनॉरिटीज़ को दिया गया है वो आज की हुकूमत भी उसको चेंज नहीं कर सकती है। हुकूमत ने भी चेंज नहीं किया। हमें अफसोस इस बात का है, हुकूमत पहली हो या अभी की हो या बाद की हो, जो फंड और बजट यहाँ पर प्रोविज़न की गई है उसका पूरे देश में जहाँ जहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ का जो हक है वो उतना अदा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। अगर आप इसको बारीकी से उसका जायज़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि जिन मदों के अंदर, जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर और जिन कामों के लिए पैसा अलॉट किया गया है या किया जाता है, कई मदों में आप देखेंगे कि 70 से 80% पैसा आज भी लैप्स हो रहा है, पड़ा हुआ है। ये बड़े दुख की बात है। ये सरकार ने प्रोविजन की पहली मर्तबा, बहुत बड़ा काम हुआ, वी आर हैप्पी, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इसके साथ में कोई जवाबदारी उन अफसरों पर नहीं डाली जो इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। कोई लायबिलिटीज उनके ऊपर नहीं रखी, कोई पनिशमेंट नहीं रखी, कोई एक्शन उन पर ली नहीं जाती है। इसलिए खर्च हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। अब आप आइए कि जो समय की पाबंदी की वजह से, क्योंकि मैं आप लोगों के जो सुन रहे हैं कोई क्वेश्चंस हो गए, कोई मेरी बात समझ में नहीं आएगी, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, और अगर कुछ जानना चाहेंगे, मैं भूल गया हूं या मुझसे छूट गया है और जो कुछ मैंने कहा उसके अलावा भी अगर आपने कुछ पूछा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आपको वो जवाब दे सकूं। सबसे पहले इन 6 नुकात का जो एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है, जो 15 नुकात में से 6 नुकात लिए गए हैं, पहली मर्तबा इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया गया। प्राइमरी से लेकर तो आला तालीम तक, टेक्निकल से लेकर तो मेडिकल तक, फॉरेन जाने तक, हर फील्ड के अंदर रिसर्च स्कॉलर के लिए कहिए, हर तरह के इसके एजुकेशन के लिए कहिए, फर्स्ट टाइम माइनॉरिटीज़ को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहली से 10वीं के बच्चों के लिए अलॉट की जाती है। उसके बाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो 10वीं के बाद से 11वीं 12वीं और उसके आगे के जो फेजेस आते हैं, सीनियर कॉलेज और उसके वगैरह वगैरह, उसके लिए भी जो है तो पोस्ट मैट्रिक या मैट्रिक के बाद की स्कॉलरशिप की प्रोविज़न है। मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप ये बहुत अहम है। जो बच्चे टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर, जो बच्चे जो है तो मतलब मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज में जो एडमिशन ले रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर से ये 30,000 की प्रोविज़न पर ईयर मेडिकल और टेक्निकल के बच्चों के लिए की गई है। उससे फीस अगर कम है तो वो उसकी मद में आता है, अगर हॉस्टलर है तो उसको 30,000 के साथ स्कॉलरशिप मिलती है। ये उसका पूरा ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के लिए है। 50% मार्क का होना ज़रूरी है। बारीक बातें सब जानते हैं, काफ़ी इसका प्रसार हमने किया है। तकरीबन 18 स्टेट हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जाकर मेरे साथियों के साथ हमने लाखों रुपए खर्च करके लोगों को अवेयरनेस का जो काम किया था। आज हमें खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र में इसके ताल्लुक से काफ़ी जागरूकता है और काफ़ी लोग इससे जो भी है मुस्तफिद हो रहे हैं। तो
उसके बाद में रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए प्रोविजन की गई है, उसके लिए भी काफ़ी जो है तो यहाँ पर फंड ये किया गया है। इसके बाद जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के ज़रिए से 11वीं और 12वीं के लड़कियों को आला तालीम की पहली सीढ़ी जूनियर कॉलेज होती है। लड़कियों का ड्रॉप आउट लड़कों से ज़्यादा होता है। इसको सामने रखते हुए कि 10वीं यानी मैट्रिक तक के बच्चियों की तादाद घटती है और जूनियर कॉलेज से तादाद उनकी जो है तो मतलब कुछ रहती है, और फिर 11वीं 12वीं के बाद से उनका जो है तो वहाँ से उनका जो है तो ड्रॉप आउट शुरू होता है। उसको रोकने के लिए सरकार ने माइनॉरिटीज़ के बच्चों को ख़ास तौर से लड़कियों के लिए हर साल उनको स्कॉलरशिप 11वीं और 12वीं के लिए मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की जानिब से गर्ल्स मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए रखा है। एक नई स्कीम गुज़िश्ता सालों से शुरू हुई और वो है बेगम हजरत महल गर्ल्स मेरिटोरियस स्कॉलरशिप फॉर 9th and 10th। 9वीं और 10वीं के बच्चियों के लिए भी ये ख़ास तौर से ये प्रोविज़न की गई है। इसके अलावा ये हो गई बच्चों को तालीम के मौके फराहम करना। उसके साथ जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन में काम कर रहे हैं उसमें उनको नए नए इंस्टीट्यूट खोलने की परमिशन देना वगैरह। अमल बजावनी कितनी होती वो मेरा आज विषय नहीं है, वो बात का डिबेट का विषय है, सवाल के जवाब का विषय है। लेकिन हम जो देख रहे हैं और जिसका फ़ायदा काफ़ी लोगों ने उठाया भी है कि एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, IDMI, IDMI। ये 50 लाख तक माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट की, स्कूलों की, जूनियर कॉलेज की, इनको तामीर के लिए नई स्कूल बनाने के लिए 50 लाख का प्रोविजन उसमें किया है। आपका 25% शेयर, गवर्नमेंट का 75% शेयर, हम उनका 50 लाख का है, उसके ऊपर का संस्था खर्च करती है। इकरा को भी हमने लिया है। ये अलग बात है कि हमारा मैं उसका जिक्र करूंगा आगे कि पहला हफ्ता आने के बाद बरसों हो गए, दूसरे हफ्ते के लिए हमारे जूते घिस रहे हैं। वो एक नौकरशाही का मामला है, उसको हम देखेंगे। दूसरा है SPQEM। हमारा ये देखा गया कि जो बच्चे अरबी मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, अब उनके मदरसों के ताल्लुक से तो आप देर के कि अय्या परस्त ताकत किस्म की बातें करती है, जबकि मैं कहता हूं, मैं इस माध्यम से भी, इस वेबिनार के माध्यम से मेरे तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को, खास तौर से बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि मदरसों में जाकर 24 घंटे आप कभी भी देख सकते हैं वहाँ क्या काम होता है। उन मदरसों में बच्चों को ईमानदारी से रहना, शराफत से रहना, पराई लड़की को अपनी बहन समझना, पराई औरत को अपनी माँ समझना, किसी की बुराई नहीं करना, चोरी नहीं करना, ग़िबत नहीं करना, ज़िना नहीं करना, यानी जैसे आप गंदे कपड़े को एक वॉशिंग मशीन में डालने का काम करते हैं, इस मुल्क के मदरसे इंसानों को वॉशिंग मशीन में डालने का काम करते हैं ताकि वे एक अच्छे शहरी और एक शरीफ इंसान बनकर अपने माशरे में काम करे, अपनी मुल्क की तरक्की में काम करे और एक बाकिरदार माशरा तैयार हो। इन मदरसों को अब अरबी तालीम हासिल करने से या धार्मिक शिक्षण लेने से आज के इस युग में, जो मॉडर्न युग कहलाता है, जो IT का कहलाता है, जो कि बहुत ही आज प्रोग्रेस कर रही है इस फील्ड के अंदर, गवर्नमेंट ने 4.5 लाख रुपये डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत ये भी शुरू की है। इसका भी फ़ायदा कई लोग ले रहे हैं। उसकी पूरी वेबसाइट के ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट और तमाम चीज़ें जो है तो वहाँ पर मौजूद है, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में ये जो स्कूल और ITI के लिए उनको माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन को 5 साल तक पायाभूत सुविधा के लिए, लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, टाइल उखड़े हुए है, उनको किताबें लेना है, कंप्यूटर नहीं है, टेबल कुर्सियां नहीं है, पंखियां नहीं है, लाइट नहीं है, इन पायाभूत सुविधा के लिए 2 लाख रुपये हमारा सरकार जो है ऐसे इंस्टीट्यूट को देता है, बाकायदगी से वो मिल रहे हैं। इसमें एक ही हुआ कि 5 साल जिनके मुकम्मल हो गए उनको अब ये 2 लाख रुपए की ग्रांट बंद कर दी गई, जबकि 5 साल के 10 लाख से मैं समझता हूँ, आज हमने लिया था 7-8 साल हो गए, अब वो कंप्यूटर भी पुराने हो गए। अगर ये सरकार 5 साल की कंडीशन हटाती है तो सैकड़ों इंस्टीट्यूट जो आज ज़रूरतमंद है उनको इसका फ़ायदा पहुँच सकता है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जैसे लड़कियों की गर्ल्स मेरिटोरियस बच्चियों को वो 11वीं 12वीं बच्चियों को देते हैं, इसी तरीके से मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के ज़रिए से भी उर्दू स्कूलें, माइनॉरिटीज़ की स्कूलों को ख़ास तौर से वहाँ पर फंडिंग जो है तो वो दिया जाता है। अब आप आइए आगे आप कि ये जो एजुकेशन सिस्टम था, इसके लिए और बच्चों को जो मदद लगती है वो होती है
कि उनको कुछ फाइनेंस के तौर पर आला तालीम के लिए कुछ लोन दिया जाए ताकि वो बिला सूदी लोन जैसा ले करके अपनी आला तालीम मुकम्मल करे। इसके लिए गवर्नमेंट ने मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के तहत जो स्कीम निकाली है उसमें ख़ास तौर से पर्सनल लोन 5,000 से लेकर 5 लाख तक दिया जाता है या दिया जा रहा था। अभी वो वापस शुरू होने की इम्कानात नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे तलबा मेडिकल में, टेक्निकल में इसमें एडमिशन लेते हैं उनको भी बिला सूदी तर्ज के ऊपर जो है 2-3% से उनको जो है तो मतलब उनकी पढ़ाई के लिए उनको पैसा दिया जाता है, जो उनको अपनी मेडिकल या जो भी डिग्री लेता है वो टेक्निकल वगैरह की, उसके मुकम्मल करने के कुछ सालों के बाद उसका फेड करना है। अभी अभी हमारे वजीर अक़लियत हमारे मलिक साहब ने यह ऐलान किया कि जो बच्चे अपना पैसा लिया हुआ लोन बगैर किसी थक बाकी के अगर पूरा भर देंगे तो उनको वो जो 2-3% इंटरेस्ट है वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। और दूसरा, उन्होंने जो फॉरेन के अंदर जिन बच्चों को जाकर आला तालीम हासिल करनी है, अगर उनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो जो उनको रकम दी जाती थी बहुत कम है, उसको भी उन्होंने बढ़ाया है। स्कॉलरशिप के अंदर भी उन्होंने इजाफा किया है। हम उनको अपनी सोसाइटी और तमाम अक़लियती अदारों की जानिब से, बच्चों की जानिब से उनको मुबारकबाद देते हैं। उसी के साथ बहुत सारी स्कीमें जैसे सीखो और कमाओ, यानी आप तालीम भी हासिल करो और उसके साथ में 2 पैसे आप कमाइए ताकि आप अपने घर पर भी बोझ ना बने। बाप गरीब है, हमाली करता है, खेत में जाता है, माँ खेत में जाती है, पैसों का प्रोविज़न नहीं है, ऐसे में बच्चों को आला तालीम से मुनक़ते होना पड़ता है। उसको रोकने के लिए शासन ने ये सीखो और कमाओ की स्कीम शुरू की है। कई जगह पर ये इसका मामला चल रहा है। इसके अलावा इन बच्चों को और ज़्यादा ट्रेनिंग और सक्षम करने के लिए अभी हालांकि इससे पहले जो बच्चे मुकाबला जाती इम्तिहान के अंदर शरीक होना चाहते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव यूपीएससी एग्ज़ाम में शरीक होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी जगह एकेडमीज़ में ट्रेनिंग का शुरू किया गया। अफसोस की बात यह है, मेरे पास सर्वे है उसका, कि गवर्नमेंट के शुरू किए गए किसी भी एकेडमी से मैंने आज तक कोई बच्चा यूपीएससी में सिलेक्टेड नहीं देखा। बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने शायद वो फंड लेकर एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, उसका हक अदा नहीं किया, जो गलत बात है। शासन ने इसको सोचना चाहिए और उनसे एहतसाब करना चाहिए। अभी उड़ान स्कीम है, नई रोशनी स्कीम है, उसके बाद में आपके नई मंजिल स्कीम है, उसके अलावा नया सवेरा स्कीम है। मौजूदा गवर्नमेंट ने इसमें ये सभी स्कीमें बढ़ाई है, लेकिन ये 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत ही है, उससे बाहर कोई स्कीम नहीं है। ये हुकूमत ने जो अभी नया लाया है, या कि नाम भी उसके थोड़े चेंज किए हैं, कमोबेश उसी तरीके से उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि इस स्कीम के तहत मुकाबला जाती इम्तिहान का उड़ान के तहत वो सेंटर दे रहे हैं, बच्चों को उसके अंदर फंडिंग करते हैं ताकि वो माली ताउन से अपना जो है तो काम पूरा करे। और क्योंकि हमारे इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ के अफसरान, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसरों की कमी है, जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि आज भी हमारे पास इस महाराष्ट्र स्टेट में औकाफ डिपार्टमेंट का एक भी आईपीएस, यूपीएससी का, आईआरएस या हमारा जो है तो मतलब यूपीएससी का कोई भी वहाँ पर सक्षम अधिकारी नहीं है। हमेशा मंत्रालय के किसी ऑफिसर को दूसरा चार्ज देकर वो काम चलाया जाता है, जबकि औकाफ इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, अगर इसको सही कर दिया जाए तो इस स्टेट के अंदर, मुल्क का जाने दीजिए, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर औकाफ की इतनी प्रॉपर्टी, इतनी इनकम है कि जिससे मुसलमानों का बोझा इस स्टेट के बजट पे कम होगा, जो बजट के यानी हमारे हिंदू भाइयों पर, अदर कौम के बच्चों के ऊपर वो खर्च हो सकता है, समाज पे खर्च हो सकता है। लेकिन पता नहीं इसके ऊपर पूरी तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। हुकूमत उस पर भी गौर करे और गौर कर रही है। इसके अलावा जो पुलिस भर्ती का जो मामला आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस के अफराद में ये माइनॉरिटीज़ के बच्चे नहीं होने से उनमें एक खौफ रहता है, एक डर लगता है पुलिस की वर्दी देखकर। उस डर को दूर करने के लिए शासन ने बहुत सारी स्कीमें चलाई, लेकिन उसके साथ पहले माइनॉरिटी कमीशन में उसको शुरू किया गया, उसके बाद में अभी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हाथ में लिया है कि उस भर्ती के पहले जो हज़ारों की तादाद में अभी निकल रही है, समझो उस भर्ती के पहले हमारे यहाँ पर कुछ अदारों को गवर्नमेंट की तरफ से 2 महीने के लिए जो उनको सिखाने की ट्रेनिंग, यानी
पूर्व प्रशिक्षण जिसे हम कहेंगे, प्री कोचिंग ट्रेनिंग उनको जो दी जाएगी पुलिस भर्ती के पहले, उसके लिए बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट का इंतखाब करके वहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ के बच्चों को वहाँ पर जो है तो मतलब उनको पुलिस भर्ती पूर्व ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो उस भर्ती के समय उस कामयाब फिजिकल और इम्तिहान के अंदर जो रिटर्न टेस्ट होता है उसमें अच्छे नंबरात से वो पास होकर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उनकी जो है तो मतलब तादाद बढ़े, जो उनका मकसद है। इसी के साथ मराठी फाउंडेशन को भी यहाँ पर लाया गया। ये देखा गया कि उर्दू मीडियम के बच्चे जब इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो उनकी मराठी थोड़ी कमज़ोर होती है। ये बड़े अफसोस की बात है। जितने उर्दू मीडियम के बच्चे यहाँ पर बैठे वो सुने, अगर इस मुल्क में, इस रियासत में उर्दू ज़बान जिनकी मादरी है, अगर वो तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए जिस स्टेट में वो रहते हैं वो स्टेट की लैंग्वेज उनके एक हाथ में हो और दूसरी लैंग्वेज हमारी मादरी ज़बान हाथ में हो, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। शासन ने इसको सामने रखते हुए उर्दू स्कूलों में जो मराठी मीडियम की नहीं है वहाँ पर मराठी फाउंडेशन के नाम से ये भी एक स्कीम शुरू की, जिसके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, जहाँ पर उर्दू मीडियम के बच्चों को मराठी में अच्छे तरीके से किया जा रहा है। नई रोशनी के तहत हमारे ख़वातीन को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको टेक्निकल और छोटे छोटे इंडस्ट्री की मालूमात देकर, सिखाकर, ट्रेनिंग देकर, सिलाई है और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग देकर उनको भी गवर्नमेंट कम शरह के सूद से उनको भी पैसा प्रोवाइड करके ये काम कर रही है। इसके अलावा ये बच्चे जो हमारे इंजीनियरिंग में जाते हैं तो जनरल कम्युनिटी के साथ में मेरिट के अंदर कम पढ़ते हैं, उसको सामने रखते हुए गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए कोटा रखा है। ये 6 समाज जो माइनॉरिटीज़ के आते हैं उन बच्चों के लिए 50% कोटा मुख्तस किया है। बहुत बड़ा काम हुआ है, जिससे हमारे बच्चे गवर्नमेंट के कॉलेजेस में दाखिला ले रहे हैं, जहां उनको नॉमिनल फीस के अंदर वो जो बेयर कर सकते हैं उसके अंदर उनको दाखिला मिल जाता है और स्कॉलरशिप के पात्र हो जाते हैं। तो ऐसा समझो कि फ्री में एक तरीके से वो इंजीनियर बन के बाहर आते हैं। एक बड़ा और काम हुआ है, जो बच्चे 10वीं के बाद तालीम हासिल नहीं करते और रोज़गार की ज़रूरत है उनके घर के अंदर, उनके लिए ITI का एक बहुत अच्छा सेंटर होता है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमारे यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट के ITIs हैं और जो बहुल मुस्लिम या बहुल अल्पसंख्यक जहाँ पर समाज ज़्यादा रहता है वहाँ पर सेकंड शिफ्ट सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए शुरू की है। इसका फ़ायदा भी बहुत लोग उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा भी उठाना ही चाहिए, वरना कोई इसका मामला नहीं होगा। प्राइमरी एजुकेशन जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहली में बच्चा दाखिल हुआ 1 to 8 तक उन बच्चों को एक तो कंपलसरी तालीम है तमाम समाज के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के बच्चों को यूनिफॉर्म भी देने का फ्री ऑफ चार्ज ये स्कॉलरशिप और जिस तरह स्कीमें चल रही है उस तरीके से यहाँ पर ये देने का काम जो है तो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा अभी नई कुछ स्कीमें जो है तो मतलब यहाँ पर लॉन्च हुई है, जिसमें अगर हम ये कहेंगे कि PMJVK यानी पंत प्रधान प्राइम मिनिस्टर जन विकास कल्याणकारी, ये एक नई स्कीम शुरू हुई है, जिसके तहत जो ब्लॉक है, जो माइनॉरिटी कंसंट्रेट ब्लॉक है, जहां पर 25% से ज़्यादा मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ की आबादी है या उससे ज़्यादा है, ऐसे टोटल 870 इन्होंने ब्लॉक इस मुल्क में बनाए हैं, जहां पर स्पेशल फंड देके माइनॉरिटीज़ का अपग्रेडेशन का काम हर फील्ड में किया जाएगा। उसके बाद में टाउन से छोटे वाले, तो ऐसे 25% से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की आबादी वाले कंस्ट्रक्टेड इलाकों में, उन टाउन्स में, उन गांव में जिनकी तादाद 321 है, उनको भी स्पेशल फंड मुख्तस किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट 109 आते हैं। जब सच्चर रिपोर्ट आई थी उसमें 99 डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा गया था, अभी और 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आबादी के हिसाब से सर्वे करके 109 डिस्ट्रिक्ट को माइनॉरिटी कंसल्टेड डिस्ट्रिक्ट बताकर वहाँ पर भी ये अलग से स्पेशल उनको स्कीमों के अंदर शामिल किया जाएगा। और विलेजेस का सर्वे पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे विलेजेस के अंदर भी जो तो आप देखेंगे कि काम किया जाएगा। ये बहुत बड़ा विषय है जो कि आधे घंटे या हमारे पहली 5-7 मिनट पहले ख़राब हो गए। 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप लोगों की भी बातें सुनना है, लेकिन मैं सब इतना ही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। 2 तरफा हमने इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम जितनी भी स्कीमों की बात करते हैं और जितनी भी फलाई स्कीमों कर तरक्याती मंसूबों की बात करते हैं,
और जब मैं अपनी कौम की तरफ देखता हूँ तो मुझे वो शेर याद आता है कि तुम में कोई हूर का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। एक तरफ मैं ये देखता हूँ समाज के कई तबके को मालूम ही नहीं है स्कीमें क्या है क्या नहीं है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, चक्कर काटना पड़ते हैं, अधिकारी नहीं करे तो प्रेशर लाना पड़ता है, पॉलिटिकल हेड्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, निवेदन देना पड़ते हैं, बगैर मेहनत के हमारे हुकूक हमको नहीं मिल पाते हैं। इसमें हमारी समाज की ये कमी हम मानते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर समाज बेदार होकर कोई चीज़ करने जाता है तो आज जो अफसरशाही बैठी है, मुझे माफ़ करें, सभी लोग मुझे माफ़ करें, जो अच्छे हैं उनको ईश्वर इसका बदला ज़रूर दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। लेकिन आज गवर्नमेंट का ये करोड़ रुपए का बजट अफसरशाही की जिम्मेदारी है, ये ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक पहुंचाए जिनका वो हक है। लेकिन हम देखते हैं कि अफसरशाही की सुस्ती से, काहिली से या कुछ लोगों की जहनियत की वजह से वो फंड उन तक नहीं पहुंच पाता। हमने स्कीम डाली, पैसा सैंक्शन हुआ, आज साल पे साल होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमको वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अफसरशाही का जो टेबल से टेबल घुमाने का मामला है, इस पर भी सरकार को जो है तो मतलब तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्यों कि हुकूमत अगर चाहती है कि जो बजट में प्रोविजन की गई है उसका तंतो तंत 100% इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो एक कानून बनना चाहिए जिसके तहत अधिकारी को जवाबदार पकड़ा जाए, उसका रिव्यू होना चाहिए। ये पूरी प्रोविजन 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर है कि इसके लिए कमेटी रहेगी, सेंटर से लेकर स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। लेकिन एक भी कमेटी आज कार्यनिमित नहीं है, कोई इसका देखने वाला नहीं, कोई इसका जो है तो मतलब वाली नहीं है। ऐसा ये 15 पॉइंट प्रोग्राम का काम चल रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम कोई काम करते हैं माइनॉरिटी की स्कीम का, तो कोई पहली किस्त मिल गई या मंजूर हो गया तो उसके बाद चप्पलें घसनी पड़ती है, जैसा कि हमारे पास तजुर्बे में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेर उनके लिए अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि न जाने कब से उम्मीदवार बैठा हूँ, न जाने कब से उम्मीदवार बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी राह गुजर भी नहीं। ये चंद बातें हैं जो कि हमको पॉजिटिविटी के तौर पे सोच कर करना चाहिए। मैं समझता हूँ आज का दिन हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट ने बनाया, मनाने के लिए हमें उसमें शामिल किया, लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का जरिया किया। मेरी कोई गलत बात हो तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिए, लेकिन जो कुछ मैं छोटा मोटा अपने पास में तजुर्बा रखता हूं, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें कर सका। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार रहना चाहता हूं। अब अगर कोई चाहता है इसमें कुछ बात करना तो वो अभी आप जो है कन्वीनर के ज़रिए से आप उसमें कर सकते हैं।